नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य क्या है, मुक्तक क्या है अर्थात कविता क्या है और कविताओं के भेद क्या हैं। हम उस रूप में इसे पहचानेंगे। इस क्लास से पहले मैंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं को लेकर एक क्लासेस लिया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा ताकि ये क्लास और आसान हो आपके समझने के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि जो साहित्य की भिन्न विधाएँ हैं, उनका प्राचीन रूप में क्या वर्गीकरण था और उसका आधुनिक वर्गीकरण क्या है, जो हम आज की क्लास में इन्हीं वर्गीकरण के तहत जो पद्य है जिसे हम काव्य या कविता कहते हैं, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात आज का जो हमारा क्लास है वह है कविता या काव्य क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कविता या काव्य जो है वह कितने भागों में इसे विभक्त किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि प्रबंध काव्य और मुक्तक दो रूपों में इसे बताया गया है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही महाकाव्य और खंड काव्य है, जो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। इसके अलावा यदि रचनाएँ मुक्तक है, तो उन्हें किन-किन भागों में बाँटा गया है। आप देख सकते हो मुक्तक को श्रव्य मुक्तक और गेय मुक्तक के रूप में बाँटा गया है और श्रव्य मुक्तक को पुनः छंद शास्त्रानुसार और स्वतंत्र 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसके बाद गेय जो मुक्तक है, उसे भी 2 भागों में बाँटा गया है। संगीत शास्त्रीय अर्थात राग रागनी युक्त और दूसरा सामान्यतः गेय अर्थात जिसको गाया जा सके। अब हम पुनः लौटते हैं श्रव्य मुक्तक की तरफ, जहाँ इसे 2 भागों में बाँटा गया है। तो स्वतंत्र भाग में इसके भी 2 हिस्से किए गए हैं, मुक्त छंद और नई कविता। और छंद शास्त्रानुसार में आप देख सकते हैं कि एक तरफ मात्रिक है, दूसरी तरफ वार्णिक। उसी प्रकार गेय मुक्तक में हम देखते हैं कि सामान्यतः गेय को 2 भागों में बाँटा गया है, पद्य और दूसरा गीत, प्रगीत, लोकगीत, साहित्य गीत। तो हम इन सभी जो बात है या जो विभाजन किया गया है, हम इन सब पे बात करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इस क्लास के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि काव्य या कविता क्या है। आप सभी को पता है कि साहित्य में जो गद्य की विधा है, वो आधुनिक समय से आई हुई है। पहले केवल पद्य के रूप में विद्यमान था। अर्थात कविता शब्द से ही हमें कहीं न कहीं एक तरीके से थोड़ी इस रूप में गद्यमयी रचनाओं का ही बोध होता है। एक तरफ लय, सुर, तुक आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें वो धारण करके कविता गद्य से अलग होकर एक अपना अस्तित्व प्रकट करती है। अर्थात उसमें लय, सुर और तुक ये 3 ऐसी विशेषताएँ हैं, जिसके माध्यम से गद्य से ये अपना अलग अस्तित्व गढ़ती है। कविता कहीं न कहीं उसका जो रस है, वो क्या है, पाठकों को आनंद की प्राप्ति कराता है। और जिस प्रकार इस दृश्य जगत में जो एक सत्य विद्यमान है, कवि उस सुंदर और मंगलकारी बनाकर उसे कविता के रूप में हमारे सामने एक सहृदय रूप में प्रेषित करता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कथन या विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कविता का जो लोक प्रचलित अर्थ है, वह वाक्य है जिसमें भावावेग हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो और प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। अर्थात कहीं न कहीं कविता में एक राग तत्व की क्या है, प्रधानता है। वो एक मधुर जिज्ञासा उत्पन्न करती है और कहीं न कहीं उसके अंदर उस हृदय को तृप्त करने की एक शक्ति होती है। अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी भाषा में एक आवेगमयी होती है। अर्थात कहीं न कहीं वो एक ललित और लयपूर्ण पदों से युक्त वो रचना है जिसमें भावावेग और कल्पना की एक प्रधानता होती है। यानी कि कहीं न कहीं इस काव्य कविता के माध्यम से जो समाज है, उस समाज में विद्यमान विभिन्न दृश्यों, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके कवि उस सत्य के रूप को धारण करके उसे एक कल्याण
और मंगल के विधान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब जाहिर सी बात है, जब कविताओं का इतना व्यापक भाव है तो इसे भी विभिन्न विविध रूपों में लिखा गया होगा। तो आज हम उन्हीं विविध रूपों की जो बात है उसकी करेंगे कि जो कविता है उसके जो विविध रूप हैं वो क्या क्या है, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया था। ये वही कविताओं का विविध रूप है। हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार राग और रागनियों से युक्त जो संगीत की ध्वनि से भरी हुई कविताओं का जो लेखन है वो हमारे भक्ति काल के जो विभिन्न कवियों हैं उन्होंने किया, चाहे शुर हो, तुलसी हो, और यानी कह सकते हैं कि कविता इन तमाम विधाओं में साहित्य के चार तत्वों को अपने अंदर विद्यमान की रहती है। वो चार तत्व हैं भाव, कल्पना, बुद्धि और चतुर्थ है शैली। ये चार भाव तत्व की इसमें कहा जाता है कि विद्यमान, या कह सकते हैं उसकी पूर्ण मांग रहती है। यानी कि भाव तत्व कविता में उस आनंद तत्व को उभार कर उसे कहीं न कहीं लोकाचार आनंदमय बना देती है। और यही भाव तत्व क्या होता है, कविताओं में रस की उत्पत्ति कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि कथानक ही क्या है, या कह सकते हो जो काव्य का आनंद है, यानी जो काव्यानंद है उसे ही हम रस भी कह सकते हैं। यानी इस रस को ही हम क्या कहेंगे, काव्य की आत्मा कहेंगे। यानी कि यही क्या है, काव्य की आत्मा है। तो हम बात करेंगे भी क्लास में कि प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है। यानी इस आधार पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इन आधार पर हम देखते हैं कि कविताएं अर्थात जो प्रबंध काव्य है इसके और मुक्तक दो भागों में विभक्त किया गया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में है, और मुक्तक। तो सबसे पहले यदि हम प्रबंध काव्य और मुक्तक की बात करें तो देखिएगा कि प्रबंध काव्य में एक धाराबद्धता का हमें बोध होता है, अर्थात उसमें एक आध्यात्म एवं एक तारतम्यता बनी रहती है। अर्थात जो भी पद हैं एक दूसरे से अनुस्यूत रहते हैं। जो कथानक है, कथानक का सूत्र अपनी उस धाराबद्धता से जब घटनाक्रम को गूंथता हुआ विकसित होता है तब कविता को प्रबंध काव्य की एक संज्ञा प्राप्त होती है। अर्थात कह सकते हो प्रबंध काव्य का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। जिस प्रकार जयद्रथ वध की हम बात करें, जिसमें जयद्रथ के वध की कथा का एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है, यह एक प्रबंध काव्य का एक सटीक उदाहरण है। जबकि मुक्तक रचनाओं में किसी भी प्रकार का कथा सूत्र का कोई बंधन नहीं रहता है। कथा प्रसंग में मुक्त किसी एक भाव को व्यक्त करने वाली जो रचना है उसे ही मुक्तक कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम प्रबंध काव्य की बात कर रहे थे, और आप सभी को पता है कि प्रबंध काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। और हमें हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में खंड काव्य भी पढ़ना है और महाकाव्य भी पढ़ना है, जैसे कामायनी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि महाकाव्य क्या है। यदि हम महाकाव्य और खंड काव्य अर्थात प्रबंध काव्य का जो विभाजन किया गया है उसकी बात करें तो इन दोनों के मध्य हम देखते हैं कि कला पक्ष की दृष्टि से इसमें उतना अंतर हमें नहीं दिखाई देता जितना जो विषय की दृष्टिकोण से, अर्थात खंड काव्य और महाकाव्य की हम जो बात कर रहे हैं, कला पक्ष की दृष्टि से दोनों को देखा जाए तो कुछ आपको विशेष अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन विषय की दृष्टि से दोनों में अंतर है। महाकाव्य में जिस प्रकार नायक के उन संपूर्ण जीवन की गाथा का, जबकि खंडकाव्य में नायक के उसके जीवन के किसी विशेष अवसर का ही क्रमबद्ध रूप से वर्णन होता है। यानी कि महाकाव्य का आकार बड़ा होने की वजह से उसके वर्णन के विस्तार हेतु अधिक अवकाश रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं महाकाव्य
किसे कहेंगे, अर्थात जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने महाकाव्य के रूप में उन किन बिंदुओं को हमारे सामने रखा जिससे हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत रचना महाकाव्य है। हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है जिसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, अर्थात ये पहली विशेषता है महाकाव्य की। दूसरी विशेषता है प्रत्येक सर्ग में प्रयुक्त छंद आरंभ से अंत तक एक ही प्रकार का होता है, किंतु सर्ग के अंत में छंद बदल जाता है। जी हाँ, ये एक बड़ी विशेषता है किसकी, महाकाव्य की, जबकि खंड काव्य में इसकी स्थिति विपरीत होगी जिसकी हम बात आगे करेंगे। अर्थात सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होती है, यानी कि जिस प्रकार सर्ग के अंत में जो छंद बदल रहा है वो इस बात का द्योतक है कि वो अगली सूचना हमें बता रही है। और यहाँ पर जो नायक होगा वो बड़ा ही धीरोदात्त और कुलीन होगा। तो नायक के भेद है जिस पे मैं एक अलग से क्लास लूंगा, बताऊंगा कि नायक के कितने भेद हैं, नायिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर महाकाव्य में नायक धीरोदात्त और कुलीन हो। अगली जो बड़ी विशिष्ट विशेषता है कि श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस प्रधान होता है। यहां पे समझिएगा, टाइपिंग इधर है, ठीक है। कोई एक रस प्रधान होता है, अन्य रस गौण होता है, अर्थात इन तीनों में से कोई एक रस ही विद्यमान होगा, बाकी रस आपको गौण दिखाई देंगे। अगली जो विशिष्ट विशेषता है कि सभी संधियों को स्वीकृति प्राप्त होती है और इन्हीं के आधार पर जो कथा का एक संगठन तैयार होता है, यानी किया जाता है महाकाव्य में। महाकाव्य की कथा में एक धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले विभिन्न मार्मिक प्रसंग है उसका समावेश आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। जैसे कामायनी की यदि हम बात करें तो यानी उसमें एक तरफ कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक विश्रुत होती है, जैसा आप कामायनी में देखते हैं। अगली जो विशेषता है वह है महाकाव्य में प्रकृति, ऋतु, नगर, वन, पर्वत आदि का एक विशेष वर्णन दिखाई देता है। और अगली जो एक विशिष्ट विशेषताएं हैं जिसमें है कि महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निंदा का विधान होता है, यानी कि मंगलाचरण होना चाहिए। जैसा जब आपको मैं भारती पढ़ाया था या फिर हम जब भारत दुर्दशा पढ़े थे तो वहां पर भी मंगलाचरण था। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। तो यानी कि हम इन तमाम बातों के आधार पर एक स्वीकृत रूप में कह सकते हैं कि जो महाकाव्य का जो नायक है वो क्या होना चाहिए, वो धीरोदात्त होना चाहिए। ये लेकिन हम जिस वर्तमान समय में हैं उस समय ये लक्षण कहीं ना कहीं क्या है, हमें शिथिल रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार जो पहले की रचनाएं जो लिखी गई है इसमें नायक धीरोदात्त था, परंतु अब इस स्वरूप में एक शिथिलता दिखाई दे रही है। यानी कि महाकाव्य के नायक के रूप में आज किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, चयन कर ले रहे हैं। किंतु यह आवश्यक है यदि हम उस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं कि वह क्या हो, जातीय और सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तभी तो वह एक लोक मंगल से जुड़ पाएगा। अर्थात उसके अंदर जातीय और सांस्कृतिक चेतना का विशिष्ट रूप से जुड़ाव होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार जो एक प्राचीन प्रतिमान गढ़े गए थे महाकाव्य के लिए, उसमें आधुनिक समय में कई प्रकार का हमें एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां पर इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई घटना तथा समस्या भी इसका विषय बन जा रही है, और जहां पर एक महान व्यक्तित्व या एक पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति नायक बन जा रहा है। अर्थात जिस तरह मैंने आपसे बात कहा कि उसमें जातीय और सांस्कृतिक चेतना का एक जुड़ा हुआ भाव होना चाहिए, तभी वो उस लोक आदर्श की कह सकते जो क्षमता हो वो अनिवार्य हो जाता है। जिसमें हम कामायनी का जिक्र किए, साकेत है, प्रिय प्रवास है, उर्वशी है, लोकायतन है, श्री रामचरितमानस है। आप सभी को हमारे सिलेबस में इन दोनों को पढ़ना है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महाकाव्य को लेकर आपकी
सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होगी। अब हम खंड काव्य की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि काव्य को दो भागों में बांटा गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक, और प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटा गया, महाकाव्य और खंड काव्य। खंड काव्य में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या है, हम महाकाव्य में एक बिंदु पे और बात करते हैं, चूंकि देखना कि जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने एक तरीके से रस सिद्धि को भी महाकाव्य का उद्देश्य माना है, जिसकी हमने बात की। इसीलिए देखना कि जो एक हमने बात किया कि एक विशिष्ट रस की इसमें क्या होती है, प्राप्ति होती है, बाकी रसें गौण होती है। आज कहीं न कहीं कह सकते हैं कि महान और उदात्त भावनाओं के प्रकाशन को भी महत्व दिया जा रहा है। यदि हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो याद रखना, हमारे हिंदी साहित्य में उसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। और जैसीकृत पद्मावत भी, जिसका हमने जिक्र किया, आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। और पृथ्वीराज रासो की रचनाएं तो नहीं पढ़नी, परंतु पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम खंडकाव्य की बात करें तो किसी लोक नायक के जीवन के उस व्यापक चित्रण के स्थान पे उसके जीवन के किसी एक पक्ष अथवा उसका एक संक्षिप्त रूप का ही सचित्र कह सकते हो वर्णन होता है, जिसे हम महाकाव्य का कई बार लघु रूप अथवा एक सर्ग समझने की भूल करते हैं, जो कहीं न कहीं त्रुटि है। ऐसा नहीं है। खंडकाव्य में भी अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्रायः एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। इसमें एक देश काल की घटना का वर्णन होता है। यानी कि खंडकाव्य में भी सर्ग होते हैं, पर उसकी संख्या कह सकते हो 8 से कम भी हो सकती है। प्रत्येक सर्ग के लिए कहीं न कहीं कह सकते हो कि खंडकाव्यों में भी छंद का बंधन स्वीकृत होता है, जिस प्रकार महाकाव्य में था, किंतु सर्ग के अंत में छंद का वो परिवर्तन आवश्यक नहीं, जिस प्रकार हमने देखा महाकाव्य में छंद का परिवर्तन हो जाता है और वहीं से अगली कथा की सूचना हमें मिलती है। यानी कि खंडकाव्य में मंगलाचरण, प्रकृति चित्रण आदि कोई आवश्यक तत्व नहीं है। इसकी जो विशिष्टता है वह है इतिवृत्तिमयता। ये इसकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता की बात कर सकते हैं हम। अर्थात यदि हम देखें तो जो हिंदी के जो प्रमुख खंड काव्य हैं, जिसमें हम जयद्रथ वध की बात कर सकते हैं, पथिक है, नहुस है, कुणाल है, प्रयाण है, भोजराज है, सुदामा चरित्र है, गंगातरण है, हल्दी घाटी है, ये कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य है जो हिंदी साहित्य में है। अब यहाँ पर शुक्ल जी मुक्तक को लेकर जो हमारी अगली जो बात होने वाली है मुक्तक को लेकर होने वाली है। तो मुक्तक को लेकर शुक्ल जी कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धागा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने आप को भुला पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक अस्थाई भाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वर्णस्थली है तो मुक्तक एक हुआ गुलदस्ता है। तो कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक के उस भावों को अपने इस टिप्पणी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मुक्तक क्या है। देखिएगा, मुक्तक अपने आप में भी एक पूर्ण रचना है। इसमें कथा सूत्र का कोई बंधन नहीं रहता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो, कथा प्रसंग से मुक्त किसी एक भाव को व्यक्त करने वाली रचना को हम मुक्तक कहते हैं। यह रचना स्वयं में ही पूर्ण और स्वतंत्र होती है, इसलिए हम इसे स्फुट काव्य भी कहते हैं। याद रखिएगा इस शब्द को। यानी कि उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पनाओं का चित्रण होता है। इसमें महाकाव्य और खंडकाव्य जैसी उस धारावाहिता का न होने पर भी इसका वर्ण विषय अपने आप में पूर्ण होता है। उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। प्रत्येक पद या छंद
स्वतंत्र होते हैं। जैसे यदि हम बात करें बिहारी के, रहीम के दोहे, सुर और मीरा के पद, कबीर के पद, मुक्त रचनाओं को भी हम यहाँ पर दो श्रेणियों में विभाजित कर पाते हैं। वो क्या है? पहला है पाठ्य मुक्तक तथा दूसरा है गेय मुक्तक, जो मैं पहले ही आपको इमेज के फॉर्म में दिखाया था। फिर से देख लो उसे ताकि समझने में आसानी होगी। ये देखिए, श्रव्य मुक्त यानी कि पाठ्य और गेय मुक्तक दो है मुक्तक को हम प्रभाषित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मुक्तक को। सबसे पहले हमारे सामने है पाठ्य मुक्त। दरअसल पाठ्य मुक्तक रचनाओं में विषय की प्रधानता होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिनमें किसी प्रसंग को लेकर एक तरीके से उस भावों की अनुभूति को हम चित्रित करते हैं, या कह सकते हो कि किसी जो एक विचार है, जो रीतिका है, हम उसका वर्णन करते हैं। जिस प्रकार यदि हम तार सप्तक की रचनाएं की बात करें, आपको सभी पता है तार सप्तक अज्ञे के द्वारा संपादित था, की रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की जैसे पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षु, वह तोड़ती पत्थर आदि जो रचनाएं, हम उसको इसी श्रेणी में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गेय मुक्तक। इसे वित्तीय प्रगति काव्य कहते हैं। वो अंग्रेजी के लिरिक या समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमय कल्पना, संक्षिप्त संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। जैसे हम कबीर, तुलसी, रहीम के जो भक्ति, जो उनकी नीति के दोहे हैं, उनकी रचनाओं को हम इसी रूप अर्थात उससे जिसे हम गा सकें, जो एक गाने योग्य हो। अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो विशेष बात है प्रगति को लेकर, प्रगीत को लेकर। समझते हैं। जिस प्रकार संगीत ध्वनि की उस उत्कृष्टता और भावावेग की तीव्रता का गुण धारण कर लेने पे मुक्तक प्रगीत की संज्ञा प्राप्त करती है। वो यानी कि संगीतात्मक पद्धति पर गाए जाने की क्षमता के कारण ही उसे हम प्रगीत कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि संगीत ध्वनि की उत्कृष्टता और भावावेग की तीव्रता का गुण धारण कर लेने पर मुक्तक प्रगीत की संज्ञा प्राप्त करते हैं। संगीतात्मक पद्धति पर गाए जाने की क्षमता के कारण ही इन्हें प्रगीत कहा गया है। अंग्रेजी में इन्हें लिरिक कहते हैं, जिसका मैंने आपको भी जिक्र किया। प्रगीत प्रगीतात्मक कविताओं में कवि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, प्रसन्नता, पीड़ा, चिंता आदि को व्यक्त करता है। इसीलिए प्रगीत की भी परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार इंसान क्या है, जो जिस भावावेग में है, वो उससे जो निकली हुई है वो क्या है, वही जो काव्य ध्वनि है, वही क्या है, प्रगीत है। जैसे मैंने बात किया कि जो कवि क्या कर रहा है, अपनी उस अवस्था में भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। यहाँ पर प्रगीत को ही कह सकते हो गीत भी कहा जाता है। क्या देखिएगा, प्रगीत को ही गीत भी कहा जाता है। अब गीत के भी दो स्वरूप हैं, समझते हैं। यहाँ पर एक क्या है, लोकगीत, जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, वहां पे लिखा हुआ है आप, और दूसरा है साहित्यिक गीत। जब मैंने विभाजन किया वहां मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। लोकगीत को ही याद रखिएगा जनगीत भी कहा जाता है, और साहित्यिक गीतों में लोकगीतों की अपेक्षा कलात्मकता का जो भाव है वो अधिक होगा। यानी जो साहित्यिक गीत है उसमें कलात्मकता का भाव अधिक होगा लोकगीत की अपेक्षा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। विभिन्न जो प्रदेश की जो अपनी भाषा है और उसमें जो गीत गाया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, लोकगीत कहते हैं। लेकिन लोकगीत की जो एक विशिष्टताएं होती है वो बड़ा ही मर्म स्पर्शी होता है, यानी हृदय से जुड़ा हुआ, अर्थात उसमें मर्म स्पर्शता का एक भाव होता है। जबकि जो लोकगीत है, कह सकते हो वो कहीं ना कहीं विभिन्न अवसरों पे गाए जाने के
अनुकूल होता है, अर्थात उसको विभिन्न अवसरों के अनुकूल उसको बनाया जाता है। जैसे कि आप शादी ब्याह की बात हो गई, या वहाँ की कोई ऐसी लोक धारणा है या लोक संस्कृति है, तो उससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा, वही क्या होगा, लोकगीत होगा। और कहीं न कहीं एक बात यहाँ से निकल कर आती है कि जो लोकगीत की जो अपनी एक धुन है, वो कहीं न कहीं क्या है, हमें, या जो मूर्धन्य साहित्यकार है उसकी जो मधुरता है, वो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। शायद यही वजह है कि आप देखना, चाहे साहित्य की बात हो, सिनेमा की बात हो, जो लोकगीत है, जो लोक संगीत है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपना, कह सकते हो, एक पहचान बना रही है। यानी कि कहीं न कहीं इसीलिए देखिएगा कि जो लोकगीत की जो अपनी एक शैली है, इसी शैली में कई बार कई प्रकार की साहित्यिक गीत भी लिखे गए हैं। जैसे कि यदि आप कई ऐसे फ़िल्म देखते होंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि जो लोक संगीत है, उस लोक संगीत की धुन, उस लोक जो शैली है, वो आपको उन रचनाओं में, वो साहित्यिक गीत में दिखाई देगा। और इस प्रकार आज का जो एक ट्रेंड आपको दिखाई देगा, उस ट्रेंड में देखना कि इस लोक संगीत, इस लोकगीत की जो ध्वनियाँ हैं, जो मधुरता है, वो प्रचुर मात्रा में लिखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम साहित्यिक गीत की बात करें, जिसमें हमने बताया कलात्मकता अधिक है, यहाँ पर क्या है, भाव तत्व और बुद्धि तत्व की आपको ज़्यादा प्रधानता दिखाई देगी। बात को समझिएगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये कह सकती हो कि एक तरफ हृदय से निकला हुआ भाव, दूसरी तरफ हृदय और बुद्धि दोनों के सम्मिश्रण से निकला हुआ भाव है। तो यानी कि कह सकते हो कि हमने जिन कविताओं की बात की, तो कविता की भावभूमि पर उस गेय तत्व को संयोजन करके, कह सकते हो, आजकल साहित्यकार भी साहित्यिक गीतों की रचना करता है। जिस प्रकार आप महादेवी वर्मा का नाम ले सकते हो, प्रसाद जी का ले सकते हो, निराला जी का और पंत जी का ले सकते हो, जिनके गीतों में एक तरीके से उस गीत तत्व की दृष्टि हमें दिखाई देती है। तो आज की क्लास में हमने जितनी बातें की, जिसमें मैंने ज़िक्र किया आपके सामने कि जो साहित्यिक विधाओं में जो काव्य है, काव्य क्या है, काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, मुक्तक क्या है और मुक्तक के कितने भेद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस विषय पे वो सारी जो शंकाएँ होंगी दूर हो गई। फिर भी किसी प्रकार का कोई शेष प्रश्न रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं और आप मुझे बिल्कुल बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ताकि मैं पुनः इसी तरीके के और तथ्यों पर आपके सामने वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच।